नमस्कार। हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना सिंह। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। सिने प्रेमियों में शोक की लहर, नहीं रहे बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र। लंबी बीमारी के बाद 89 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने निधन पर जताया शोक। ऑपरेशन सिंदूर में श्रीमद् भगवद गीता का दिखा संदेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता सम्मेलन में कहा, धर्म की रक्षा के लिए भारत ने निभाया कर्म, आतंकवाद के खिलाफ दिखा कड़ा एक्शन। कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मचा घमासान, सत्तारूढ़ कांग्रेस में बढ़ती अंदरूनी खींचतान। मुख्यमंत्री की मांग को लेकर डीके शिवकुमार गुट के विधायकों का तीसरा दल दिल्ली पहुंचा। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा, हाईकमान जो तय करे वही होगा स्वीकार। दुश्मन पनडुब्बियों की अब नहीं खैर, भारतीय नौसेना में स्वदेशी तकनीक से बना पनडुब्बी रोधी युद्धपोत माहे हुआ शामिल। टारपीडो कई भूमिका वाली पनडुब्बी रोधी मिसाइल, उन्नत रडार और सोनार से है लैस। और डेफ ओलंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन। प्रांजलि प्रशांत धूमल ने निशानेबाजी में जीता स्वर्ण पदक। कुश्ती में सुमित दहिया ने स्वर्ण किया अपने नाम। वहीं कराटे में लोमा स्वाइन ने दिलाया पहली बार पदक। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। हिंदी सिनेमा के हीमैन धर्मेंद्र ने 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। अभिनेता काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। 8 दिसंबर 1935 को पंजाब में जन्मे धर्मेंद्र का पूरा नाम धर्म सिंह देओल था। दिग्गज एक्टर ने सालों साल हिंदी सिनेमा में राज किया। एक्टर ने 1960 में आई अर्जुन हिंगोरानी की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से फिल्मी सफर शुरू किया था, जो प्रेम कहानी थी। धर्मेंद्र ने एक्शन से लेकर कॉमेडी तक दर्शकों का हर जॉनर में दिल जीता। धर्मेंद्र का फिल्मी करियर एक ऐसा एल्बम है जिसका हर पन्ना बेहद खूबसूरत और संघर्ष से भरा है। 1970 के दशक में वो एक्शन हीरो के रूप में ऐसे फेमस हुए कि लोगों ने उन्हें हीमैन नाम दिया। 1975 में रिलीज हुई शोले धर्मेंद्र के लिए रील और रियल दोनों लाइफ में लकी साबित हुई। वीरू के किरदार में उनका वो डायलॉग, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, आज भी लोगों की जुबान पर रहता है। वहीं इस फिल्म से ही उन्हें उनकी बसंती हमेशा के लिए मिल गई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति ने एक्स पर लिखा कि वरिष्ठ अभिनेता और पूर्व सांसद श्री धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा के लिए एक अपूरणीय क्षति है। सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक, उन्होंने अपने दशकों लंबे शानदार करियर में कई यादगार प्रस्तुतियां दी। भारतीय सिनेमा की एक बड़ी हस्ती के तौर पर वो अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जो कलाकारों की नई पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उनके परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा कि धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत है। वो एक प्रतिष्ठित फिल्मी हस्ती, एक अद्भुत अभिनेता थे जिन्होंने अपनी हर भूमिका में आकर्षण और गहराई भर दी। जिस तरह से उन्होंने विविध भूमिकाएं निभाईं, उसने अनगिनत लोगों के दिलों को छुआ। धर्मेंद्र जी अपनी सादगी, विनम्रता और गर्मजोशी के लिए भी समान रूप से प्रशंसित थे।
इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, मित्रों और असंख्य प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति। और वहीं बॉलीवुड के ही-मैन और प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। फिल्म जगत में धर्मेंद्र के काम को याद करते हुए अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि अपने बेहतरीन अभिनय से 6 दशकों तक हर देशवासी के दिल को छूने वाले धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। एक सामान्य परिवार से आकर उन्होंने फिल्म जगत में अपनी अमिट पहचान बनाई। धर्मेंद्र जी उन चुनिंदा अभिनेताओं में से एक रहे जिन्होंने जिस किरदार को छुआ वो जीवंत हो उठा और अपनी इसी कला के माध्यम से उन्होंने हर आयु वर्ग के करोड़ों दर्शकों का दिल जीता। अपने अभिनय से वो सदैव हमारे बीच रहेंगे। ईश्वर पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके परिजनों व प्रशंसकों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति शांति शांति। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हिस्सा लिया। रक्षा मंत्री ने इस दौरान श्रीमद् भगवद गीता के सार पर जोर देते हुए कहा कि गीता का ज्ञान आज दुनिया की हर समस्या का समाधान है। समस्या का समाधान यदि खोजना है तो गीता का ज्ञान ही वह समाधान दे सकता है। जिस बात को आज दुनिया इतना प्रचारित करती है, वह बात श्री कृष्ण ने 5000 वर्ष पहले बता दी थी कि मनुष्य का व्यवहार उसके विचारों से बनता है और विचारों का शुद्धिकरण केवल भक्ति और योग से ही होता है। इसलिए आज दुनिया में गीता की स्वीकृति भी बढ़ती जा रही है। आज दुनिया के अनेक विश्वविद्यालयों में गीता पर पाठ्यक्रम पढ़ाए जा रहे हैं और यह भी अद्भुत है, गीता केवल एक आध्यात्मिक या धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि मैं कहता हूं यह एक यूनिवर्सल लाइफ गाइड है, शाश्वत यह मार्गदर्शक बन चुकी है। राजनाथ सिंह ने साथ ही ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि ये केवल सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि भारत की आत्म प्रतिबद्धता, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति थी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि जैसे भगवान कृष्ण ने अधर्म के खिलाफ युद्ध पर जोर दिया है, उसी प्रकार भारत ने भी आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया है। कर्नाटक कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान अब खुली बगावत में बदलती दिख रही है। डेप्यूटी सीएम डीके शिवकुमार के समर्थक विधायक एक के बाद एक दिल्ली रवाना हो रहे हैं, जिससे हाईकमान पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। 2 बैच पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं, वहीं तीसरा बैच जिसमें 6 से 8 विधायकों के शामिल होने की बात कही जा रही है, वो भी राजधानी पहुंच गया है। इन विधायकों का स्पष्ट संदेश है कि राज्य में सत्ता परिवर्तन किया जाए और नेतृत्व को बदला जाए। इस बढ़ते दबाव ने कांग्रेस हाईकमान की चिंताएं बढ़ा दी हैं। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद हालात को संभालने में लगे हैं, लेकिन स्थिति फिलहाल नियंत्रण में नहीं दिख रही। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बयान देकर माहौल और गर्मा दिया। उन्होंने साफ कहा कि 2.5 साल का कोई फॉर्मूला नहीं है, जिससे इस पूरे विवाद को लेकर अटकलें और तेज हो गई हैं। वहीं खड़गे ने भी कहा है कि अंतिम फैसला हाईकमान ही लेगा। इधर खड़गे बेंगलुरु में ही रुके हुए हैं और उन्होंने फिलहाल दिल्ली वापस लौटने का कार्यक्रम टाल दिया है। ये कदम इस बात का संकेत माना जा रहा है कि पार्टी शीर्ष नेतृत्व स्थिति को नजदीक से मॉनिटर कर रहा है और कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना चाहता। कुल मिलाकर कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन की मांग अब कांग्रेस नेतृत्व के लिए सिरदर्द बन चुकी है और यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो ये बगावत पार्टी के भीतर बड़े राजनीतिक संकट का रूप ले सकती है। खबरें अभी और भी हैं, पहले यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। दिल्ली में श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी दिवस का आयोजन।
श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को नमन। संग्रहालय में दुर्लभ चित्र और दस्तावेज बताएंगे श्री गुरु जी की गाथा। लाइट एंड साउंड शो में उभरेगा उनका अदम्य साहस और बलिदान। टेंट सिटी और 24 घंटे लंगर का पूर्ण इंतजाम। श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन से मिलता धर्म और इंसानियत का पैगाम। आइए जुड़े उनके जीवन आदर्श के सम्मान में 23 से 25 नवंबर लाल किला मैदान में। आप सभी इस पवित्र आयोजन का हिस्सा बने, गुरु साहब के चरणों में नमन करें और उनके अमर संदेश मानवता, त्याग और सद्भावना को अपने जीवन में अपनाएं। सार्यानु जी आयानु। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। भारत की समुद्री सुरक्षा और स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आज बड़ा बल मिला है। आकर्षक, तेज और आधुनिक सेंसरों से लैस आईएनएस माहे आज आधिकारिक तौर पर भारतीय नौसेना का हिस्सा बन गया। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में तैयार ये जहाज माहे क्लास का पहला जहाज है, यानी उथले पानी में काम करने वाले भारत के नई पीढ़ी का एंटी सबमरीन जहाज 80% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री से बना है। तटीय इलाकों और उथले समुद्री क्षेत्रों में ऑपरेशन के लिए तैयार माहे में स्टील्थ, स्पीड और हाईटेक सबमरीन रोधी क्षमता का जबरदस्त संयोजन है। ये भारत की समुद्री सीमा की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाएगा। आईएनएस माहे ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम जोड़ दिया। 80% से ज्यादा स्वदेशी उपकरणों से बना आईएनएस माहे भारत की बढ़ती जहाज निर्माण क्षमता का मजबूत प्रमाण है। इस जहाज का नाम ऐतिहासिक तटीय शहर माहे के नाम पर रखा गया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को वापस लाने के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर भूटान की राजधानी थिम्पू पहुंचे हैं, जिन्हें 8 नवंबर को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए भूटान लाया गया था। थिम्पू में केंद्रीय मंत्री का शाही प्रतिनिधियों ने स्वागत किया। कल एक औपचारिक समारोह के बाद वो भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ अवशेषों को भारत वापस लाएंगे। किसानों की आय बढ़ाने के मकसद से फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एफपीओ हॉस्पिटैलिटी एंड फार्मर्स बेनिफिट समिट 2025 का आयोजन किया। यह आयोजन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया। ली मेरिडियन होटल में आयोजित इस समिट में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के सचिव देवेश चतुर्वेदी ने कहा कि हमारा मकसद है कि किसानों की आय बढ़े। इसी को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से तमाम एफपीओ होटल इंडस्ट्री से जुड़ सकेंगे और अपना उत्पादन सीधा बेच सकेंगे, जिससे बिचौलियों का कमीशन खत्म होगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी। किसानों की आय बढ़ाना हम लोग का उद्देश्य है पूरे मंत्रालय का, और किसानों की आय बढ़ाने में उनको प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन बढ़े, वो तो एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है, एस्पेक्ट होता है, लेकिन उनको जो प्रोड्यूस किया उनको बेहतर उसका प्राइस मिल जाए, उनकी मार्केटिंग अच्छी हो जाए, उनके लॉसेस कम हो जाए। ये 2 चीज़ें भी बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं उनकी आय बढ़ाने के लिए। तो ये जो हम लोग का जो एक ये प्रयास ये है कि होटल्स और रेस्टोरेंट के जो चेन्स हैं, वो अगर वहाँ के जहाँ पर उनका यूनिट इस्टेब्लिश्ड है, या बड़े शहर में या कहीं छोटी जगह पे भी जहाँ टूरिज्म अट्रैक्शंस हैं, वहाँ से अगर लोकल जो प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे जो फ्रूट, वेजिटेबल्स, मसाले, फूड ग्रेन्स जो भी है, वो अगर सीधे वहाँ से खरीदेंगे तो किसानों को जो है, जो बीज का जो बिचौलिया का जो प्रॉफिट चला जाता है वो उनको मिलेगा। जस्टिस सूर्यकांत ने आज भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद की शपथ दिलाई। जस्टिस सूर्यकांत ने जस्टिस BR गवई का स्थान लिया है, जो कल अपने पद से सेवानिवृत्त हुए। शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, JP नड्डा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। 1962 में हरियाणा के हिसार में जन्मे जस्टिस सूर्यकांत ने 1984 में हिसार की जिला अदालत से वकालत शुरू की। वो संवैधानिक सेवा और सिविल मामलों के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने कई विश्वविद्यालयों, बोर्डों, निगमों, बैंकों और हाई कोर्ट का भी प्रतिनिधित्व किया। बंगाल में मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने वाले एन्यूमरेशन फॉर्म को लेकर चुनाव आयोग की सख्ती के बाद अब बड़े खुलासे हो रहे हैं। उत्तर 24 परगना से लेकर पश्चिम वर्धमान तक धांधली के मामले सामने आ रहे हैं। किसी मामले में वोटर की उम्र मां की उम्र से ज्यादा निकली, तो कहीं एक वोटर का नाम 44 अलग अलग सूचियों में शामिल है। इन मामलों के सामने आते ही बीजेपी TMC पर हमलावर हो गई। बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी का आरोप है कि ये सब तृणमूल का कारनामा है। वहीं दूसरी ओर तृणमूल सांसद कीर्ति आजाद इसके लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार मान रहे हैं। विधानसभा चुनाव के पहले वो लोग स्लोगन दिया था ना कि खेला होवे, तो क्या खेला वो लोग किया था, इसका एक तो उदाहरण खाली आप लोगों को दिखा रहे हैं। पांडेसर विधानसभा का एक वोटर है, उनका नाम है माया रानी गोस्वामी। उनका जो इनोमिनेशन फॉर्म मिला SIR में, उसमें देखिए जो भी इनोमिनेशन फॉर्म है सब में देखिएगा एक तो QR कोड दिया हुआ है। उसको स्कैन करने से पता चलता है कि और बंगाल में कितना जगह उसका नाम है। एक आदमी का 44 जगह नाम है। इस तरह कम से कम 100 मिला है हम लोग को, किसी का 17 जगह नाम, 18 जगह नाम, 20 जगह नाम, 22 जगह नाम। इलेक्शन कमीशन जब इस बार SIR चालू किया तो इसमें यह नियम बना दिया कि QR कोड एक कोड है, वो जैसे स्कैन कीजिएगा पता चल जाएगा कहाँ 44 जगह है तो एक जगह रहेगा, 43 जगह बाद हो जाएगा। कमीशन क्या देख रहा है? यही सब कमजोरियां हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर, इसीलिए कहा जा रहा है अब 44 जगह पर तो घूमने के लिए नहीं जाएगा कि ओरिजिनल कहां पर है, सही कहां पर है, वो इलेक्शन कमीशन कैसे देखेगा? BLO के ऊपर इतना दबाव है, BLO जा नहीं पा रहा है, BLO आत्महत्या कर रहा है। तो जैसे आपने नाम बताया 44 जगह पर नाम है, इनको किस तरीके से देखेगा कि असली किस जगह पर है, इलेक्शन कमीशन बताएगा। खबरें अभी और भी हैं, पहले एक छोटा सा ब्रेक। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। टोक्यो में चल रहे डेफ ओलंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन जारी है। भारत की प्रांजलि प्रशांत धूमल शानदार प्रदर्शन करते हुए एक और पदक जीतने में सफल हुईं। प्रांजलि प्रशांत धूमल ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। डेफ ओलंपिक्स में प्रांजलि प्रशांत धूमल का तीसरा पदक है। प्रांजलि ने इससे पहले अभिनव देशवाल के साथ मिश्रित पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक और महिला एयर पिस्टल में रजत पदक जीता था। उन्होंने 600 में से 573 के नए क्वालिफिकेशन विश्व रिकॉर्ड और क्वालिफिकेशन डेफ ओलंपिक्स रिकॉर्ड के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। फ्री स्टाइल कुश्ती में भारत के सुमित दहिया ने 97 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। सुमित ने तुर्की के सनेर ओमेर को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं अमित ने 86 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता।
कराटे खिलाड़ी लोमा स्वाइन ने ब्राजील के खिलाड़ी को हराकर कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। भारत का डेफ ओलंपिक्स में कराटे में मिला ये पहला पदक है। दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय टीम का स्वदेश वापस आने पर बेंगलुरु में भव्य स्वागत किया गया। टीम इंडिया के स्वागत के लिए काफी संख्या में खेल प्रेमी और अधिकारी मौजूद थे। भारतीय दृष्टिबाधित महिला टीम ने रविवार को इतिहास रचते हुए पहले संस्करण का खिताब अपने नाम करने में सफलता पाई। फाइनल में भारतीय महिला टीम ने नेपाल की टीम को हराया। इस उद्घाटन टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी टीमें भी शामिल थीं। मैंने मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि क्या बोलते हैं उसको इतना मतलब अच्छे से होगा। हमारी जो मेहनत है, हम 2 महीने से मेहनत कर रहे थे, उसका फल वाकई में हमें मिला और वर्ल्ड कप हमने विन किया और बहुत खुशी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। मेरे को बहुत मतलब प्राउड फील हो रहा है कि हम वर्ल्ड कप देश के लिए जीत गए हैं और हम अच्छे तरह से खेले हैं और हमको अच्छी तरह से इधर मतलब स्वागत किए हैं। बहुत खुशी लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। हमारा पूरा टीम इमेजिन किया हम बेंगलोर जाते इतना स्पेशली हम लोग रिसीव करते हैं। ऐसे पूरा हम रात सो गए ना, ऐसे पूरा नींद नहीं आया हम लोगों को। ये We really worked hard and as a team you can see looking, we already lift the cup and we are here and everybody is happy. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका ने बिना किसी नुकसान के दूसरी पारी में 26 रन बना लिए थे। पहली पारी के आधार पर 288 रन की बढ़त लेने वाली अफ्रीकी टीम की बढ़त 314 रन की हो गई है। इससे पहले भारतीय टीम पहली पारी में 201 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी के आधार पर 288 रन की बढ़त बनाई। तीसरे दिन भारत को पहला झटका KL राहुल के रूप में लगा, जिन्हें केशव महाराज ने 22 रन पर आउट किया। यशस्वी जायसवाल ने अर्धशतक लगाया, लेकिन 58 रन पर उन्हें साइमन हार्मर ने आउट किया। हार्मर ने इसके बाद साई सुदर्शन को 15 और ध्रुव जुरेल को 0 पर चलता किया। कप्तान ऋषभ पंत 7 और नीतीश रेड्डी 10 रन बनाकर जल्द ही पवेलियन लौट गए। इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर ने कुलदीप यादव के साथ मिलकर पारी को संभाला और रन बनाना जारी रखा। वॉशिंगटन सुंदर ने 48 रन की पारी खेली। कुलदीप यादव 19 रन बनाकर आउट हुए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार।